नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका उससे पिछले वीडियो को जो हमने छोड़ा था वहीं से आपका दोबारा से स्वागत है। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मूल प्रवृत्तियां जो है वो सिखाई नहीं जाती। मूल प्रवृत्तियां सिखाई नहीं जाती। मूल प्रवृत्तियां सिखाई नहीं जाती। उसके बाद मैं कहूँ कि मूल प्रवृत्तियां दिखाई नहीं जाती। ये भी बात समझने लायक है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं साथियों, जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां से किसी का कोई अलग से कोई ये नहीं होता कि ये सिस्टम इस तरीके से होता है, मूल प्रवृत्तियां इस तरीके से हो सकती हैं, मूल प्रवृत्तियां इस तरीके से हो सकती है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में पहले तो समझिए कि क्या होती है मूल प्रवृत्तियां। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे आप लोगों के सामने। देखिए, दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो आपने परिभाषा लिख ली। मूल प्रवृत्तियां। अब देखिए, आप लोगों ने परिभाषा तो लिखी नहीं मूल प्रवृत्तियों के बारे में। आप लोगों ने कहा, एक बनी बताई जो बुक के अंदर जो परिभाषाएं लिखी होती हैं वो चीज तो आपने समझ ली कि मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्म वंशकरण के आधार पे होती हैं, प्राणी के जन्मजात जो गुण है उनके आधार पे होती हैं। चलो, ये बात तो बड़ी लड़ाई है। अब देखिए, मैंने एक बात लिखी यहाँ पे, उस बात को हम साबित करेंगे कि मूल प्रवृत्तियां हैं वो एक जाति के जीवों में एक सी पाई जाती हैं। अब देखिए, मूल प्रवृत्तियां हैं क्या। सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं तुम्हें कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। अब जन्मजात कैसे होती है? अब यहां पे ध्यान देना कि मूल प्रवृत्तियां पशु जाति है, एक पक्षी जाति है और एक मानव जाति है। हम इनकी वैसे तो अनेकों जातियां साथियों, संसार में अनेकों जातियां हैं, मानव भी एक जाति है। ये मत समझना कि मानव सर्वोसर्वा है, सर्वोसर्वा नहीं है। मानव भी एक जाति की तरह कार्य करता है, मानव भी प्रजाति है। आप साइंस के अंदर पढ़ते हैं तब आप लोगों को पता चलता है कि इस संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर अनेक प्रजातियां हैं। उन प्रजातियों में मानव भी एक प्रजाति है। लेकिन आप लोगों ने एक बात तो कह देता हूं बीच में कि जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों में सारे जितनी प्रजाति हैं उन सभी में एक मानव जो है वो बहुत ज्यादा भागदौड़ करता है और सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। लेकिन और जो कोई भी प्रजाति है, कितनी करोड़ों प्रजातियां हैं, उन करोड़ों प्रजातियों में मानव के अलावा किसी भी दूसरी प्रजाति को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। और जब पैसे से दूसरी प्रजातियों को लेना देना नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सारे के सारे पेट भर के सोते हैं कि नहीं सोते। इसीलिए कहा जाता है जहाँ चाँच है वहाँ चूल्हा भी है। तो ये कहावत है, ये ऐसे ही नहीं बनी। अब ये इन्हीं के बात में मैं बता देता हूँ कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। पशु के बच्चे जो होते हैं वो पशुओं की तरह, पशुओं के बच्चे हैं वो पशुओं की तरह रहते ही नहीं रहते। पक्षियों के बच्चे हैं वो पक्षियों की तरह निवास करते हैं। मानव के बच्चे हैं वो मानव की तरह निवास करते हैं। तो ये चीजें जन्मजात हुई कि नहीं हुई। अब जन्मजात क्या हुई? पशुओं के जन्म किसने लिया? पशुओं के जन्म किसने लिया? ऐसा कभी सुना कि भैंस के घोड़े हुए? नहीं, घोड़े एक अलग प्रजाति है, गधे अलग प्रजाति है, पशुओं के तो पशु ही होंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, पशुओं के मानव तो नहीं हुए कभी, नहीं, पशुओं के पक्षी तो नहीं हुए, पक्षियों के कभी पशु नहीं हुए, मानवों के कभी पशु नहीं हुए, पशुओं के कभी मानव नहीं हुए। क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ कहा कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए आप लोग
कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात कैसे होती हैं, कि मानव जाति जो है, या मैं पक्षी जाति की बात करता हूँ, पक्षी जाति में एक कोयल पक्षी है, कोयल पक्षी है कि नहीं है। अब कोयल ने जन्म लिया, जन्म लेते ही उसने बोलना शुरू किया, उसने क्या किया, बोलना शुरू किया। अब क्या कोयल बोलेगी तो आप बताइए, क्या मानव की तरह बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्या घोड़े की तरह हिलनी गाएगी? नहीं गाएगी। घोड़ा क्या है, पशु है, कोयल क्या है, पक्षी है, मानव इंसान क्या है, मानव, एक जाति अलग अलग हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ उसी तरीके से पक्षी जो थे, उनमें पक्षियों में कोयल थी, उसने बोलना प्रारंभ किया और जन्म से ही बोलना प्रारंभ किया। क्या उसकी अलग से कोई कोचिंग हुई, किसी ने सिखाया उसको बोलना, इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से रहा जाता है, कहीं कोचिंग क्लासेस लगाई गई क्या उस कोयल की? नहीं लगाई गई। लेकिन फिर भी उसने बोलना सीखा कि नहीं सीखा? किसके कारण बोलना सीखा था? उसने जो बोलना सीखा वो किसके कारण बोलना सीखा? उस कोयल ने जो बोलना सीखा साथी हो, वो अपनी प्रजाति के आधार पे, किसके आधार पे? प्रजाति के आधार पे, और उसके अंदर क्या थी? मूल प्रवृत्तियां। इसीलिए कहा जाता है मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। उसके बाद में मैं कहूं कि मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता। मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता, लेकिन मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्तियां बदली नहीं जा सकती, मूल प्रवृत्तियां दिखाई नहीं जा सकती, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। इसके बारे में मैं लिखा हूं कि मूल प्रवृत्तियां दिखाई एवं सिखाई नहीं जा सकती। ये इनकी विशेषताएं हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, एक जाति के जीव एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता, लेकिन मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्तियां दिखाई एवं सिखाई नहीं जा सकती है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, बस ठीक है, ये परिभाषा है, इनकी विशेषताएं होगी। एक जाति के जीव में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। मैंने एक ही बात कही कि जो पशु हैं उनके जन्म कौन लेंगे? पशु ही लेंगे और पशुओं की भांति कार्य करेंगे। जो मानव है, मानव के जन्म कौन लेंगे? मानव जाति लेंगे। और उसके बाद पक्षी जो है, पक्षियों के जन्म कौन लेंगे? पक्षी जाति लेंगे। और इनमें जो जन्म लेंगी, जो जाति जन्म लेगी, उसी जाति के होंगे, तभी वो उसमें जन्म लेंगे और फिर उन्हीं की भांति वो कार्य करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। उसके बाद मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कोयल का। आज अपने ध्यान में चले, मानव भी एक जाति है, मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता, लेकिन प्रवृत्तियों में परिवर्तन होगा।
जब हम सबसे पहले सहसावस्था में थे, सहसावस्था में हमारे पास शब्दों का भंडार नहीं था, हम बोलना नहीं सीखे थे। अब हम कोयल की तरह तो नहीं बोलेंगे, पशुओं की भांति नहीं बोलेंगे, मानव जाति में है तो मानव मनुष्यों की तरह बोलेंगे। मनुष्य जिस तरीके से निवास करता है उसी तरीके से निवास करेंगे, जिस तरीके से बोलता है उसी तरीके से बोलेंगे, उसी तरीके से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे हम। तो लेकिन जो शैशवावस्था में था वो बाल्यावस्था में नहीं है। जो बाल्यावस्था में हमारे पास शब्दों का भंडार था वो एक सीमित भंडार था, उस सीमित दायरे में ही हम सीमित थे। उसके बाद उस बाल्यावस्था में नहीं, बाल्यावस्था में जो है वो किशोरावस्था में नहीं है। और किशोरावस्था में जो हमने अच्छी अच्छी वाणी निकालनी शुरू की, हमने अपने सुरों को बदलना शुरू किया, उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं कि हम सहसावस्था में हैं वो इंसानों की भांति बोल रहे हैं और किशोरावस्था में जाएंगे तो कुत्तों की तरह बोलने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मनुष्य जाति है तो मनुष्य की तरह ही बोलेगी, लेकिन परिवर्तन संभव है। एक बात मैंने आपको यहाँ लिखाई कि मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता, सच्चाई है। उसके बाद में मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। परिवर्तन यही है कि जो हमने कहा कि सहसावस्था में शब्दों का भंडार नहीं था तो तुतला करके बोलते थे, किशोर बाल्यावस्था किशोरावस्था में शब्दों का भंडार आया तो हम अपने ओजस्वी और जोश के साथ बोल रहे हैं, एक अलग से ओज के साथ हम बोल रहे हैं। उसके बाद वृद्धावस्था आएगी तो हमारे पास हमारा जो मुख है वो हमारा जो है वो साथ नहीं देगा, हमारी जीभ हमारा साथ नहीं देगी। शब्दों के भंडार तो हमारे पास बहुत होंगे, ज्ञान के अथाह भंडार होंगे, लेकिन हम उनको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आज हम यहाँ खड़े होकर के बोल करके पढ़ा रहे हैं, क्या उसी तरीके से वृद्धावस्था में चलता रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय हम बोलेंगे, हम कहते हैं कि बूढ़ा जो बोल रहा है तो मुझसे थूक बगा रहा है। ऐसा साथियों कब संभव होता है? जब वृद्धावस्था में हमारा मुख जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, तब हमारे मुख से हवाएं निकलती रहती हैं, क्योंकि हमारी जीभ सही तरीके से काम नहीं कर रही, हमारे दांत, हमारा जो जबड़ा है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हवाएं निकल रही हैं। और जब हवाएं निकल रही हैं तो हम उनकी जो बातें हमारी किशोरावस्था में जो हम कहा करते थे, जो बोला करते थे, जो सुना करते थे, जो सुनाया करते थे, वो बातें उस वृद्धावस्था में नहीं रहेगी। और उसमें नहीं रहेगी तो हमारे जो मूल प्रवृत्तियां थी, बोलना क्या है, मूल प्रवृत्तियां है कि नहीं, उस मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया साथियों। उसके बाद मूल प्रवृत्तियां दिखाई और सिखाई नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि कुत्ते के जन्म लिया किसी ने, या कोयल के जन्म लिया, उस किसी पक्षी के जन्म लिया, पशु के जन्म लिया, कोई भी, मैंने एक प्रजाति बता दी आपको, कोई भी XYZ प्रजाति है, उस प्रजाति को जन्म लिया, अब इंसानों के जन्म लिया या किसी पशुओं के जन्म लिया, क्या उनकी कहीं भी कोचिंग लगाई जाती है कि आप पशुओं की तरह बोलना प्रारंभ कर दो? अब जन्म तो कुत्ते के लिया है कुतिया ने, अब कुतिया है या कोई कुत्ता है, जन्म प्रजाति तो कुत्ते की है, अब उसको कोचिंग लगा दें कि तू इंसानों की तरह बोलना प्रारंभ कर दे, क्या वो बोलना प्रारंभ कर देगा? नहीं करेगा। तो ये चीजें क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं, ये कहीं किसी के सिखाने और दिखाने से प्रारंभ ग्रहण नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि मूल प्रवृत्तियां ना तो दिखाई देती है और ना मूल प्रवृत्तियां सिखाई जाती हैं। ये है साथ। इसके बाद में अगला हमारा जो आता है वो आता है संवेग का। किसका आता है? संवेग का। कि संवेग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों संवेग? संवेगों की अगर हम बात करें तो हमारे सामने मुख्यतः संवेग कितने हैं? संवेगों के पहले तो संवेग किसे कहते हैं ये समझिए। संवेगों की अगर हम चर्चाएं कर रहे हैं, संवेग शब्द की चर्चाएं कर रहे हैं, किसे कहते हैं संवेग? संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन। अब हम यहां लिखेंगे, समझिए पहली परिभाषा, प्राणी की किसी उत्तेजित दशा से
उत्तेजित दशा से प्रदर्शित होने वाला व्यवहार ही संवेग कहलाता है। ये हो गई बुक के अनुसार परिभाषा कि प्राणी की किसी उत्तेजित दशा से प्रदर्शित होने वाला व्यवहार ही संवेग कहलाता है। ये तो हमने बुक के अनुसार डाल दी। अब संवेग होता क्या है? एक छोटी सी बात से लेकर के क्वेश्चन पुट आउट कर लिया जाता है कई बार कि हमने यहाँ का संवेग को अंग्रेजी में क्या कैसे कहते हैं? संवेग को इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इमोशन। संवेग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इमोशन। इमोशन जो शब्द है, इमोशन जो शब्द जो है साथ में इमोशन शब्द, इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोरी से मिलकर के बना है। किससे? इमोरी से मिलकर बना है। अब समझिए यहाँ संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन। और इमोशन शब्द लैटिन भाषा की इमोरी से मिलकर बना है। इमोरी से मिलकर बना और इमोरी का अर्थ है, इमोरी का अर्थ है उत्तेजित होना। इमोरी का अर्थ है उत्तेजित होना। अब साथियों यहाँ पे अंत में वो परिभाषा निकल करके आ रही है, इमोरी का अर्थ है उत्तेजित होना। अतः किसी प्राणी की उत्तेजित होने की दशा को संवेग कहते हैं। अतः प्राणी की उत्तेजित होने की दशा को संवेग कहते हैं। ये हमारे सामने निकल करके आता है। अब देखिए साथियों कि प्राणी की किसी उत्तेजित दशा से, अब मैं यहाँ लिखूं संवेग की परिभाषा, तो भी कोई गलत नहीं क्योंकि बुक के अनुसार ये परिभाषा दी जाती है कि प्राणी की किसी उत्तेजित दशा से प्रदर्शित होने वाला व्यवहार ही संवेग कहलाता है। और संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इमोरी से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। अतः किसी प्राणी की उत्तेजित होने की जो दशा है, उस उत्तेजित होने की दशा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये आता है हमारे सामने निकल करके संवेग का। अब संवेग है क्या साथियों? उस संवेग के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। देखिए हमारे सामने निकल करके आता है मूल प्रवृत्तियों से कि मूल प्रवृत्तियां, इससे पहले निकल करके आती है मूल प्रवृत्तियां। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे अभी। मूल प्रवृत्तियां और संवेग प्लस संवेग। अब हम यहाँ क्या कहेंगे? एक हमारे सामने जो हमने दोनों के बारे में समझा कि मूल प्रवृत्तियां क्या हैं और संवेग क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक। मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैक्डूगल। कौन है? विलियम मैक्डूगल। विलियम मैक्डूगल की एक पुस्तक है द आउटलाइन साइकोलॉजी। मैक्डूगल ने
क्या है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया है। अब यहां लिखो, विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया। कितनी मूल प्रवृत्तियों का? 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा रहता है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा रहता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा रहता है और मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, और मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। और मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। देखिए, अब हमारे सामने एक सबसे बड़ी बात आती है कि मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। अतः हम यहां लिख सकते हैं कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य मूल प्रवृत्तियां करती। मानव व्यवहार का जो मानव का व्यवहार है, उस व्यवहार पर नियंत्रण और निर्देशन का कार्य कौन करती हैं? मूल प्रवृत्तियां करती हैं। अब मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम समझें तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने बताया, लेकिन उसी मूल प्रवृत्तियों से पहले भी अगर किसी ने चर्चाएं की तो विलियम जेम्स ने लिखी है। उसके बाद में हमारे सामने आता है, देखिए साथियों, मूल प्रवृत्तियां जो थी ये हमने चर्चाएं की, कितनी हुई? 14 हुई। मूल प्रवृत्तियों में देखिए, मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो बताया गया है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताने वाले कौन थे? विलियम मैकडूगल और विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था दी आउटलाइन साइकोलॉजी। दी आउटलाइन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की अवधारणा। दी आउटलाइन साइकोलॉजी, इस मनोविज्ञान की अवधारणा नामक पुस्तक में कितने संवेगों के बारे में बताया गया? 14 संवेगों के बारे में बताया गया। कितने संवेगों के बारे में? 14 संवेगों के बारे में बताया गया और प्रत्येक संवेग से कहा गया कि प्रत्येक संवेग से एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। तो 14 संवेगों से 14 क्या जुड़ी रहेगी? मूल प्रवृत्ति, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से एक संवेग जुड़ा रहेगा। तो उन 14 संवेगों की मूल प्रवृत्तियों की हम बात करते हैं।
सबसे पहले हमारे सामने है पलायन। क्या है? पलायन। पलायन के साथ मूल प्रवृत्ति, ये तो होगी हमारी यहाँ मूल प्रवृत्तियां, और मूल प्रवृत्तियों के साथ क्या जुड़ा रहता है साथियों? संवेग जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? मूल प्रवृत्तियों से संवेग जुड़ा रहता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ता है। पहला है पलायन। पलायन का दूसरा हम यहाँ लिखते हैं भागना। पलायन, भागना, उसका संवेग कौन सा होगा? वेग। पलायन का संवेग कौन सा होगा? वेग। दूसरा हमारे सामने आता है भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण, भोजनान्वेषण का क्या होगा? भूख होगा। तीसरा हमारे सामने निकल कर क्या आता है? युद्ध प्रियता। युद्ध प्रियता या युत्सा, इसका होगा क्रोध। इसका क्या होगा संवेग? क्रोध। युद्ध प्रियता के बाद अप्रियता। अप्रियता, इसका होगा घृणा एवं ईर्ष्या। घृणा एवं अप्रियता, घृणा एवं ईर्ष्या। फिर संवेदना। संवेदना का क्या होगा? संवेदना, संवेदना का होगा कष्ट। संवेदना का क्या होगा? कष्ट। काम का होगा कामुकता। 6 नंबर पे है काम। काम का क्या होगा? कामुकता। उसके बाद में 7 नंबर पे हमारे सामने निकल करके आता है शिशु रक्षा। शिशु रक्षा, शिशु रक्षा, या हम इसे दूसरा नाम देते हैं संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति का होगा हमारा वात्सल्य या प्रेम। क्या होगा? वात्सल्य, या फिर इसे दूसरा नाम देते हैं प्रेम। उसके बाद में 8 नंबर पे हमारे सामने निकल कर क्या आता है? हीनता या दीनता। हीनता या दीनता, इसका होगा आत्महीनता। हीनता या दीनता का क्या होगा? आत्महीनता। उसके बाद में 9 नंबर पे हमारे सामने जो निकल करके आता है वह आत्म प्रदर्शन। क्या है? आत्म प्रदर्शन, इसे हम कहते हैं श्रेष्ठता। क्या नाम देते हैं? आत्म प्रदर्शन का रहेगा श्रेष्ठता। 10 नंबर पे रहता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का रखेंगे आश्चर्य। जिज्ञासा, जिज्ञासा का क्या रहेगा? आश्चर्य। उसके बाद में 11 नंबर पे हमारे सामने रहेगा सामूहिकता। 11 नंबर पे रहेगा सामूहिकता, इसे हम कहेंगे एक तत्व या एकांकीपन। एक तो या फिर एकांकीपन। 12 नंबर पे हमारे सामने रहेगा संचय या संग्रह, इसे हम कहेंगे अधिकार की भावना। संचय या फिर संग्रह, ये रहेगा अधिकार की भावना। उसके बाद में 13 नंबर पे हमारे सामने रहेगा रचनात्मकता। रचनात्मकता, और 14 नंबर पे हमारे सामने जो रहेगा वो रहेगा हास्य। रचनात्मकता का रहेगा रचना का आनंद, और हास्य का रहेगा आमोद। ये रहेगा। रचना का आनंद भी कहते हैं, रचना प्रवृत्ति भी कहते हैं, यहाँ इसे रचना प्रवृत्ति भी कहते हैं, यहाँ इसे कृति भाव भी कहा जाता है। ये है साथियों 14 संवेग। 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ कितने संवेग जुड़े हैं? 14 संवेग जुड़े रहते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इन्हीं संवेगों के साथ। अगले वीडियो में बात करते हैं प्रत्येक संवेग के साथ प्रत्येक मूल प्रवृत्ति। धन्यवाद।